आपको पता है कि सेल के अंदर जब कोई सब्सटेंस जाता है या कोई आता है तो इसको जाने और आने का परमिशन कौन देता है? इसको जाने और आने का परमिशन देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम इस लेक्चर में पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो बीच में ही मैं लेक्चर के बीच में ही बताऊंगा कि इस वीडियोस का लेक्चर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में या पीपीटी फॉर्मेट में कैसे मिल सकता है। लेक्चर में कंटिन्यू बने रहिएगा तब आपको पता चलेगा। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हो और आपको बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं पता प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, बेसिक या एडवांस कुछ भी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पॉइंट जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो पहला ये कि डेलिकेट होता है। डेलिकेट मतलब बहुत लचीला होता है, लिविंग होता है और ये सेल को सेपरेट करता है फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट से। जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट ये है और ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है। सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, अलग करता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग हर तरीके से सेल में पाया जाता है। ये फिजिकल बैरियर का काम करता है, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ये हर तरीके से सेल में पाया जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो मेम्ब्रेन 4 तरीके के होते हैं। पहला है इम्परमीबल, दूसरा परमीबल और तीसरा होता है सेमी परमीबल, चौथा होता है सेलेक्टिव परमीबल। सबके बारे में वन बाय वन देख लेते हैं क्या है। इम्परमीबल उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जाने की इजाजत नहीं होती, परमिशन नहीं होती, सेल के अंदर दोनों नहीं जा सकते। परमीबल उसको बोलते हैं जिसके अंदर सेल के अंदर दोनों जा सकते हैं, सॉल्यूट भी जा सकते हैं, सॉल्वेंट भी जा सकते हैं। सेमी परमीबल में क्या होता है कि सॉल्यूट नहीं जा सकता बट सॉल्वेंट पूरा जा सकता है। बट सेलेक्टिव परमीबल में कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूट जाते हैं बट पूरे सॉल्वेंट जा सकते हैं। मतलब ये देखा जाए तो ये मोरल समरी था ये चारों मेम्ब्रेन के बारे में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं कि डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है मेनली। लिपिड और प्रोटीन के अरेंजमेंट को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारा मॉडल दिया, जिसमें से एक मॉडल दिया था सिगर एंड निकोलसन ने, जिसको एस जी सिगर एंड जी एल निकोलसन नाम बताया गया है, टू शो द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड के अरेंजमेंट को बताने के लिए इन्होंने मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल हुआ ये मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। बाकी इसके अलावा और भी मॉडल सब थे तो उसको उतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड का, प्रोटीन का, सम कार्बोहाइड्रेट, यानी 3 चीजें होती है, लिपिड होती है, प्रोटीन होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये उस मॉडल का स्ट्रक्चर है जो यहाँ लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हेड है, ये इस तरफ हेड है, तो ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का लेयर है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का लेयर हेड है और ये इसका टेल है। फिर यहाँ नीचे भी तेल है, मतलब बाई लेयर, 2 लेयर है, एक लेयर ऊपर में यहाँ देख सकते हैं, एक लेयर यहाँ नीचे है, तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर इसको कहा गया। तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर यहाँ लिखा भी है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, यहाँ पे एक ऊपर में हेड है और फिर नीचे टेल है, ठीक है, दोनों तरफ से हेड है और नीचे टेल है। उसके अलावा बीच में एक प्रोटीन लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं ये इंटेग्रल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ अगर है, एक तरफ से दूसरी साइड में अगर जा रहा है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और साइड से अगर प्रोटीन लगा हुआ है, ठीक है, साइड से अगर प्रोटीन लगा हुआ है जो एक तरफ से दूसरा साइड नहीं गया तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन ये हो गया। इसके अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होता है एंड ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि प्रोटीन के से अटैच होता है। यहाँ पे उसका हम रफ स्ट्रक्चर बनाए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिखाया गया है ये हमारे पास हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यहाँ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बताया गया है। इसके अलावा हमारे पास ये हेड है जो कि क्या है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर लॉगिंग। ये जो इसका हेड होता है, ये जो इसका हेड होता है, वन मोर थिंग, इसका जो हेड होता है ये हेड है। हेड जो होता है इसका वो वाटर लॉगिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होता है ये। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया कि वाटर लॉगिंग, यानी वाटर को ये परमिशन देगा इंटर होने के लिए, वाटर लॉगिंग। और ये जो इसका टेल है इसको बोलते हैं, ये टेल हो गया, ये इसका टेल जो होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया जो वाटर को परमिशन ना दे, वाटर को अलाउ ना करे, यानी वाटर हेटिंग कर सकते हैं, वाटर। तो इसका हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है जो कि वाटर लॉगिंग होता है। टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग होता है। ये बात कई बार पूछा जाता है, 90% स्टूडेंट इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लॉबिंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटिंग,
ठीक है, ये वाटर को अलाउ नहीं करेगा। यहाँ आप देख लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोटीन बना हुआ है। इस प्रोटीन को हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि एक सेल के मेम्ब्रेन से दूसरे पार्ट तक गया है, दूसरे तरफ तक गया है। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये आधे ही हिस्सा तक धसा हुआ है। ठीक है, इसको इजिली हटाया जा सकता है, इजी टू ट्रेस। तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, उसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ ग्लाइकोप्रोटीन। और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इज दैट क्लियर? अब हम ये भी तो देख ही चुके हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि फॉस्फोलिपिड जो होता है, उसमें फॉस्फोलिपिड में जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल जो होता है वो अरेंज्ड इन बाइलेयर होता है। ठीक है, यानी ये दोनों मिलकर के बाइलेयर में अरेंज होते हैं। यहाँ पे हो गया हेड के बारे में बताया गया कि हेड वाटर लविंग होगा, ये आउटसाइड एंड इनसाइड हो सकता है। ठीक है, टेल जो होता है वाटर हेटिंग होता है, ये फेस इच साइड दोनों तरफ होगा। ये वही स्ट्रक्चर बताएगी तो वहां पे। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन जो दिखाया गया है, सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटीन प्रोटेक्ट इंटरनल कंपोनेंट। ये सेल है, सेल के बाहर में जो भी इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला चीज ये बताया गया। अलाउज सम सब्सटेंस, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या बताएगी, अलाउ सम सब्सटेंस एंड ब्लॉक अदर्स यानी सेलेक्टिव परमिबल। आपको पता ही है कि ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिबल का मतलब हो गया कि जो सेलेक्टिबल सब्सटेंस है उसी को इंटर होने देगा, सभी सब्सटेंस को इंटर नहीं होने देगा। ये कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल यानी ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवाएगा। सेल सिग्नलिंग करवाता है, ये सेल सिग्नलिंग करवाता है, यानी कम्युनिकेशन, यानी सेल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें हेल्प करेगा। यानी ये चार काम इस यहाँ पर हम पढ़ लिया। पहला, सेल को आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, हमने पढ़ा कि सब्सटेंस जो होंगे, जो सेलेक्टिबल सब्सटेंस होंगे उसी को सिर्फ इंटर होने देगा। चौथा बताया गया, तीसरा, हाँ चौथा बताया गया, एक सेकंड, 1 2 3 सॉरी, ये 3 ये 4। तो थर्ड नंबर पर हमने देखा कि ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए सेल कम्युनिकेशन करवाएगा। ये चार इसका फंक्शन होता है। इसके बाद हम इसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है। मेनली आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट जो होगा, ट्रांसपोर्ट वो दो तरीके से होगा। पहला होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा हो गया पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि नॉर्मली जो सब्सटेंस होते हैं उसमें एनर्जी लगती है। जो सब्सटेंस होंगे उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी लगेगी, इसमें एनर्जी लगता है। ठीक है, और इसमें एनर्जी नहीं लगता है, नो एनर्जी यूज, नो एनर्जी यूज। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में और डिटेल में देख सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर होता है। ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट में दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं जिसमें एनर्जी का नीड पड़ता है, बिना एनर्जी के ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। लोअर कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सब्सटेंस है बहुत सारा, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मोड़ा सब्सटेंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ये पीएम बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये सब्सटेंस इस तरफ से इस तरफ जाएगा। इस तरफ क्या है, कंसंट्रेशन लो है, इस तरफ क्या है, कंसंट्रेशन हाई है। तो सब्सटेंस इधर से इधर मूव कर रहा है, जिधर कम कंसंट्रेशन है उधर से उस तरफ मूव कर रहा है जिस तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसका उल्टा होता है, अपोजिट। यहाँ पर लोअर से, सॉरी हायर से लोअर की तरफ जाता है। यहाँ पर हायर से
ये हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो हायर से लोअर जाना तो बहुत आसान है, इजिली, ठीक है। तो इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें एग्जांपल हो सकते हैं कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ये बोथ आर द एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ आयंस ले सकते हैं एंड शुगर ले सकते हैं। शुगर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और आयंस जो होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो अभी हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि शुगर और कुछ आयंस होते हैं, ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन पहला पढ़ेंगे। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, इसलिए इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पैसिव हो गया। इसमें जैसे नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन इंटरिंग द सेल, ऑक्सीजन जो इंटर करेगा सेल के अंदर, तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा। यानी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है नॉर्मली, डिफ्यूजन के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। वाटर का जो मूवमेंट होता है उसमें ऑस्मोसिस हो गया। वो वाटर का मूवमेंट जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसको क्या कहलाएगा, उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। वाटर का मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। एग्जांपल क्या है, वाटर इंटरिंग इनटू द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर अगर मान लेते हैं वाटर इंटर कर रहा है, तो ऑस्मोसिस का 3 केस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक में होता है वाटर अगर एंटर कर रहा है सेल के अंदर। हाइपोटोनिक में वाटर, जैसे सेल है, ये प्लांट सेल है, वाटर अगर एंटर कर रहा प्लांट सेल के अंदर तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आइसोटोनिक में क्या होता है, नो नेट मूवमेंट, यानी जैसे मान लीजिए प्लांट सेल है, बाहर में जितना वाटर है, जितना सॉल्यूट है, अंदर भी उतना ही सॉल्यूट है, तो ना वाटर बाहर मूवमेंट होगा ना अंदर होगा, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होगी वाटर की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि वाटर जो होता है लीव द सेल, यानी वाटर क्या करता है, छोड़ देता है सेल को, यानी वाटर सेल से बाहर निकलता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल से बाहर आएगा। आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, इस सेल के अंदर करेगा, जाएगा वाटर। स्पेशल केसेस होते हैं कुछ कि प्लांट्स के सेल के अंदर चाहे जितना भी पानी एंटर हो जाए, प्लांट का सेल बर्स्ट नहीं होता है। लेकिन उसी में अगर एनिमल सेल के अंदर अगर एक्सेस पानी हो जाए तो एनिमल का सेल बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल वॉल नहीं पाए जाते, प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं। इसलिए प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल्स सेल्स बट डज नॉट बर्स्ट ड्यू टू द सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल क्या हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सेलेक्टिव परमिबल, दूसरा डिफ्यूजन, तीसरा ऑस्मोसिस एंड चौथा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो टर्म है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। और इस वीडियो का फुल नोट्स जो एज इट इज जो बोर्ड पे था, वो फुल नोट्स अगर आपको चाहिए इस चैप्टर का, तो आपको इस चैनल के फिर मेन पेज पे जाइए और वहां पर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियोस का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसी लगी क्लास? अभी इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए, इसी तरीके का लेक्चर्स देखने के लिए, बायोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर देखने के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।